जब पुलिस की बात आती है, मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ और एक जगह मैंने पढ़ा था, एक प्रासंगिक लिटरेचर है और जिस जो आधिकारिक है, उसमें ये था कि जब शेरशाह सूरी का राज था, तो ये कहा जाता था कि रात के 12 बज रहे हों, 1 बज रहे हों, कोई भी महिला अपने घर से दूसरे घर सोने के जेवरों से लद के जा सकती है। उसे कोई खतरा नहीं था कि कोई उसको लूट लेगा या उसके गहने जवाहरात कोई ले लेगा। और ये एक कॉन्फिडेंस था लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी पे उस वक्त। अब क्राइम फ्री भारत की बात कर रहे हैं और जो लॉ एंड ऑर्डर सिनेरियो है उसमें बहुत मूल चूल परिवर्तन की ज़रूरत है, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और एक संशय रहता है पब्लिक को कि हम घर में चोर ना आ जाए, हम सड़क पे जाए तो लूट लिए ना जाए, हम एटीएम से पैसा निकाल रहे हैं तो कोई पीछे से चाकू ना लगा दे, एंड सो ऑन। एक हर किस्म का एक लॉ एंड ऑर्डर की समस्या से लोग जूझ रहे होते हैं। अब इसके जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर है, स्टेट सब्जेक्ट है, और पुलिसिंग जो व्यवस्था है उसका काम है कि लॉ एंड ऑर्डर पे कंट्रोल हो सिचुएशन का। कहते हैं जब क्राइम बढ़ता है तो लोग कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। तो इसको हमें इसके जेनेसिस पे समस्या के मुख्य प्रमुख कारण क्या हैं और ये कितने किस्म के लॉ एंड ऑर्डर समस्याएं होती हैं। एक तो जब दुनिया एक एक हो रही है, जब सब कुछ साइबर पे चला गया है, हमारा जो ट्रांसैक्शन है वो डिजिटल होने लगे हैं, तो साइबर क्राइम से लेकर के हाईवे क्राइम, रोड क्राइम, अलग के अलग के पॉलिटिकल क्राइम, पॉलिटिकल मर्डर से लेकर सब कुछ हो रहा है देश में। बातें हो रही है, न्यूज़ खोलिए चैनल तो लोग कहते हैं वेस्ट बंगाल में तो बुरी हालत है। पुलिस की बात उठी, मैथिली शरण जी ने भी बताया कि पुलिस के पास बहुत काम रहते हैं, ज़्यादा वो शेयर नहीं कर सकती इंफॉर्मेशन। अब मैं अपनी बात को इस बैकग्राउंड के बाद बेसिक्स को कुछ शुरू करूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर एक तो है जनरलाइज्ड सिक्योरिटी यानी पब्लिक की सिक्योरिटी, और एक हो जाती है वीआईपी सिक्योरिटी। जनता सुनती आती है कि फला लेवल के नेताओं को जेड कैटेगरी मिली हुई है, वाई कैटेगरी मिली है सिक्योरिटी, और पूरे ताम झाम के साथ सिक्योरिटी चलती है और उनका प्रोटेक्शन के लिए महकमा लगा रहता है। वीआईपी मूवमेंट होता है तो वो जितने थाने एरिया आते हैं बीच में सबकी ड्यूटी लग जाती है, और कोई प्रमुख प्रोटोकॉल से वीआईपी हो तो सुबह से शाम तक और 2 दिन पहले से ड्यूटी लग जाती है। तो बहुत डिप्लॉयमेंट जो है, जो जनरलाइज सिक्योरिटी से ट्रांसफर करना पड़ता है, और जहां कोई कार्यक्रम हो रहे होते हैं नेताओं के और उनके जो सिक्योरिटी थ्रेट्स और परसेप्शन है उसको लेकर के, तो पुलिस का डाइवर्जन बहुत हो रहा है, तो इसमें सफर होती है जनरलाइज्ड सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा। अब जब हम जनरलाइज्ड और वीआईपी सिक्योरिटी की बात करते हैं और हम उस यूनिफॉर्म फोर्स की बात करते हैं जिसका ये काम है सिक्योरिटी इंश्योर करना, हम समाज उनको क्या दे रहा है रिटर्न में। हम लोग ये बहुत कहते हैं कि बात करते हैं भ्रष्टाचार की, बात करते हैं कि एफआईआर दर्ज करनी है तो पैसा दो, इन्वेस्टिगेशन है तो पैसा दो। समाज में जो बातें होती हैं क्या यथार्थ है ये बात अलग है। बहुत कुछ तो परसेप्शन बन जाता है। तो कई बार तो अच्छे अच्छे पुलिस ऑफिसर्स जो बहुत बढ़िया काम कर रहे होते हैं, बहुत अच्छे से एक तरह से थानों का इंस्पेक्शन, अब थानों का जब इंस्पेक्शन है तो उस इंस्पेक्शन में क्या क्या जरूरी है, लोग एक तो अपनी केस डायरीज बनाना, हम लोगों ने देखा है कि पिछले करीब 30-40 साल में बीट सिस्टम जो होता है मोहल्ले का, वो एक तरह से कैजुअलिटी हो गया है, खत्म हो गया है बीट सिस्टम। जब बीट सिस्टम होता था, अगर आप गांव में चले जाइए तो चौकीदारी व्यवस्था होती थी, वो चौकीदार जाकर के थाने में रिपोर्ट करता था। अगर कोई भी मुसाफिर किसी गांव में आके रुकता था तो थाने में खबर हो जाती थी कि यहाँ एक मुसाफिर आया है और रुका है। अब हम लोग बात करते हैं कि स्लीपर सेल्स टेररिस्ट के फैल रहे हैं, जिहादी ग्रुप्स फैल रहे हैं, जो टेरर की भाषा बोलते हैं और जिनकी डिसरप्शन ही जिनका ऑब्जेक्टिव है। हम लोग बात करते हैं अर्बन नक्सलाइट्स की, और नक्सलाइट्स, मैं नक्सलाइट्स की भी बात करना चाहूँगा। तो हो क्या रहा है, हमारा बीट सिस्टम जब कैजुअलिटी बनता है तो इंफॉर्मेशन का एक तरह से जो चैनल्स हैं वो सूखने लगते हैं, और जब वो ऐसा होता है तो
उसके दूरगामी परिणाम होते हैं। मुझे याद आ रहा है एक वाकया, एक बॉम्बे टेरर अटैक से जुड़ा हुआ, अबू सलेम। अब अबू सलेम आके भोपाल में रुकता है, भोपाल में रुक करके वो यहीं से पासपोर्ट बनवाया उसने, पासपोर्ट बनवा के वो गायब हो गया। तो मुझे याद आ रहा है एक बार ये खबर आई कि अबू सलेम का भोपाल में पासपोर्ट बना और वो पुर्तगाल चला गया। उसके एक दो दिन बाद ही मुझे मौका मिला ग्राम संपर्क अभियान में, तब मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह, और उनके साथ हेलीकॉप्टर में जाने का मौका। तो इस खबर को मैंने लेके पूछा, मैंने कहा ये क्या हुआ, टेररिस्ट बॉम्बे, इंडिया का मोस्ट वांटेड, जिसको अब हम एक्स्ट्राडाइट करने की बात करते हैं, भोपाल में रहता है, यहीं पासपोर्ट बनता है, और उसमें एक रूलिंग पार्टी के एक प्रमुख कार्यकर्ता का भी नाम उसमें आ रहा था, जिसने एबेट किया था, हेल्प किया था ये बनवाने में। तो मैंने कहा ये आपको तो यहीं पकड़ लेना चाहिए था उसको। तो वो जैसे लेमैन और एक द मैन बिहाइंड एवरीथिंग, कहते हैं ये देखिए ये सब सोची समझी बात होती है, ये तो बनवाया गया है ताकि वो जाए, अब ये अपना प्रूफ छोड़ के जाएगा और फिर उसको हम एक्स्ट्राडाइट कराएंगे, फिर उसको ऐसी सजा मिलेगी कि आप देखते जाइएगा। तो अब इंटेलिजेंस क्या काम कर रही है, ऑपरेटिव्स क्या कर रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के क्या हो रहा है, तो वो एक पूरी व्यवस्था चल रही होती है जो लेमैन उससे संबंधित नहीं रहता। पर इसके अलावा जो जनरलाइज सिक्योरिटी है वो, उसकी अवेयरनेस बहुत जरूरी है, जनता के राइट्स क्या हैं वो बहुत जरूरी है, और ये बहुत जरूरी है कि जनता को ये पता चल जाए कि पुलिस का जो महकमा है थाने लेवल पे स्पेशली और डिस्ट्रिक्ट लॉ इन्फोर्समेंट लेवल पे स्पेशली, वो जनता के लिए है, वो जनता पे दादागिरी करने के लिए नहीं है। वो अगर दादागिरी की संभावना है तो जो लॉ को तोड़े उसके लिए है। और वो एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए कि जो पुलिस है ये जनता की दोस्त है, फ्रेंड है, और जनता की मदद के लिए है। ये बहुत जरूरी है, ट्रांसफॉर्मेशन, एटीट्यूडनल चेंज इन द पुलिस फोर्स। अब अभी हमारी 90% एनर्जी रियल कोर पुलिसिंग में जा ही नहीं रही है। यदि हम थोड़ा सा कंसेशन भी दे दें तो 70% से ज्यादा एनर्जी हमारी डिसिपेट हो रही है पेरिफेरल मैटर में। इस पे एक सवाल उठता है, क्या मैं जी बीच में? हाँ, देखिए जी आपने जी कहा भाई 90% यूनिफॉर्म फोर्स की एनर्जी जो जानी चाहिए वो डिसिपेट हो रही है पेरिफेरीज में। इसमें कुछ एज ए जर्नलिस्ट ओवर अ लॉन्ग ईयर्स जो मैंने बातें ऑब्जर्व की हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, इन नटशेल मैं समझ लिया बुलेट पॉइंट्स में बताता हूँ। एक तो ये है, अभी हाल में एक वायरल हुआ पिक्चर मैंने देखे, 3 स्टार्स ऑन शोल्डर, छाता लेकर के कलेक्टर और एसपी के लिए चले जा रहे हैं पीछे पीछे। पहला सवाल उठता है कि यूनिफॉर्म फोर्स, ये सबऑर्डिनेशन, आई थिंक इट इज हाई टाइम हम प्रोफेशनल फोर्स बनाएं और सबऑर्डिनेशन को इस कदर जनता के आगे ये पिक्चर ना प्रेजेंट करने दें कि हमने राज एरा के कुछ रेमिनेंट्स को हमने बहुत इनहेरिट करा लिया है और उसको बड़ा हेरिटेज की तरह संभाल के रखा है। दिस शुड बी ड्रॉप समवेयर, एक। और दूसरा आता है जब पीएसओज होते हैं, पर्सनल बॉडीगार्ड्स होते हैं, और जो सिक्योरिटी दी जाती है, दे स्टार्ट वर्किंग एज मेनियल, आई हैव नो नेम्स, मतलब मैं रुक गया, मैं बोलूं क्या, तो उनको इस तरह से यूज किया जा सकता है फॉर ऑल लूज एंड जॉब्स, फॉर ऑल लूज एंड जॉब्स। और वो भी इतना घर का पार्ट बन जाते हैं क्योंकि उनको नेताजी के साथ रह के बहुत सत्ता भी मिलती है, छूट मिलती है, और यूनिफॉर्म फोर्स के जो डिसिप्लिन है, जो उनकी जो जो डिमांड्स हैं ड्यूटी को लेकर के, उससे वो बच जाते हैं और बस साथ साथ चलते हैं। और अगर मैं थोड़ा सा ह्यूमर डालूं इसके ऊपर, तो एक भोपाल का परिदृश्य में एक स्टोरी चलती थी कि बेगम साहब की यहाँ 2 महिलाएं काम करती थी भोपाल की, तो बात कर रही थी कि अपने जुम्मन मियाँ जो हैं आजकल तो उनकी मौज है। क्या मौज है? नवाब साहब की यहाँ नौकरी करते हैं, तो नवाब साहब जहाँ रहते हैं वहाँ वो रहते हैं, जहाँ नवाब साहब जाते हैं वहाँ वो जाते हैं, जो नवाब साहब खाते हैं वो खाते हैं, जहाँ उठे बैठे सब नवाब साहब की तरह चलते उठते हैं। बोलती भैया वो करते क्या है? करते क्या है? नवाब साहब की पीकदान उठाते हैं। तो ये जो एक कल्चर कंटेंट है इस एक स्टोरी के अंदर, इस जुमले में, इस जोक में, जब हम ये देखते हैं कि छाता लेके चल रहे हैं और ब्रीफकेस लेके चल रहे हैं और पीछे पीछे चल रहे हैं, जिनको हमने 3 स्टार बनाया है, एसएचओ के लेवल का अधिकारी बनाया, इंस्पेक्टर्स हैं, आई थिंक दे आर मेंट फॉर बिगर थिंग्स। तो हमें एक सेल्फ एस्टीम अपनी यूनिफॉर्म फोर्स में क्रिएट करनी है,
उनमें एक रिस्पेक्ट जागृत करनी है और उनको हमें प्रोफेशनल्स की तरह ट्रीट करना है और उन्हें हमें मोटिवेट करना है, ट्रेन करना है और कर्टियस बनाना है। एंड शास्त्री जी जो है कुछ पूछना चाह रहे हैं, प्लीज। I was listening to Dr. Prem Kumar and I felt that I should intervene, and the idea is not to pit one institution against the other, but I don't give the opportunity to one institution to sit on a pedestal and pass a judgment over the working of the uniformed force in a very blanket manner. Aberrations are everywhere, and if we want to give people a crime-free society, we need reforms in the Indian judicial system. And I very strongly feel about it. And I have seen corruption closely, and I have covered it as a journalist in the Hindu for long years. There are cases, you were talking of one police officer. I can talk of chief justices of the High Court, and I can talk of those who have become chief justice of India, and I have done stories. And absolute irresponsible behavior. So I would not say, let us not treat this as a forum where we pit one institution against the other. We are talking of police reforms. Let us restrict to that.